अस्सलामुअलैकुम। पेरिस के एक अपार्टमेंट में 3 गैर मुल्की सुरागरसां बैठे पी रहे थे। एक कह रहा था, यहाँ अब तक कई नामवर और तजुर्बेकार जासूस आ चुकी हैं, लेकिन ये टेलीपैथी जानने वाले कभी नज़रों में नहीं आते। यहाँ के एयरपोर्ट से वो दूसरे मुल्कों में तो जाते होंगे। दूसरे ने कहा, मेरे पास टेलीस्कोपिक एंटी मेकअप लेंस है। दूर से देखो तो दुश्मन का असल चेहरा उनके मेकअप के पीछे छुपा रहने के बावजूद नज़र आ जाता है, लेकिन आज तक किसी का मेकअप ज़्यादा चेहरा नज़र नहीं आया। कैसे नज़र आएगा? वो पहले ही टेलीपैथी के जरिए मालूम कर लेती हैं कि कौन उन्हें किस तरह देख रहा है। वो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर चंद लम्हात के लिए गायब दिमाग बना देते होंगे, फिर तुम उन्हें देख कर भी नहीं देख पाते। तीसरे ने कहा, कल रात की फ़्लाइट से एक मुसलमान औरत लबनान से आई थी। उसका नाम मिसेज़ हुस्ना जमशेद था। वो एयरपोर्ट से एक कार में बैठ कर गई। मैंने अपने साथियों के साथ उसका पीछा किया। वो बाबा साहब के इदारे जाने वाले रास्ते पर जा रही थी। जब हमने यकीन कर लिया कि वो इदारे में जा रही है तो हमने उसकी कार को ओवरटेक करते हुए उसे गोली मार दी। उसके ड्राइवर ने कार रोक दी। फिर हमने उसके सामान की तलाशी लेकर उसका पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात निकाल लिए। उसने अपनी जगह से उठकर एक दराज खोलकर हुस्ना की वो तमाम चीज़ें अपने साथियों के सामने रखते हुए कहा, कई दिनों की जासूसी के बाद आखिर इदारे की एक औरत और ड्राइवर को ठिकाने लगाया है। एक ने कहा, फिर तो तुम्हें यह शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह ड्यूटी पर रहना चाहिए। यहाँ तुम और तुम्हारे साथी जिंदा रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? हमने वारदात की जगह कोई सबूत नहीं छोड़ा है। किसी ने हमें देखा भी नहीं है। उससे हुस्ना नामी औरत से या उसके ड्राइवर से कोई बात तो की होगी। सिर्फ ड्राइवर को कार से बाहर आने के लिए कहा था। तुमने कहा था या तुम्हारे साथी ने? मेरे साथी ने। तुम महफूज हो या नहीं ये मालूम करने के लिए अपने साथी को फ़ोन करो। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए बोला, हम लोग ख्वामखा उन इदारों वालों से खौफजदा रहते हैं। वो टेलीपैथी जानते हैं, कोई जादूगर तो नहीं है। राब्ता हो गया। किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, हेलो गार्सन, मुझे किस लिए फ़ोन किया है? गार्सन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मैंने अपने साथी डर्बी को फ़ोन किया था। तुम्हारे दोनों साथी डर्बन और कार्सन इस दुनिया में नहीं रहे। तुमने बेख्याली में मेरा फ़ोन नंबर डायल किया है। क्या डर्बी और कार्सन मर चुके हैं? तुम कैसे जानती हो? मुझे गोली मारी गई। मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? मेरा नाम हुस्ना है। तुम्हारे साथी ने ड्राइवर को मुखातिब करके बड़ी गलती की थी। अब तो मेरे निशाने पर हो। मैं से एक साथी के ज़रिए तुम सबके दिमागों में पहुंच चुकी हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कहीं दूर चला जाऊँगा। बाहर जाने का एक ही दरवाज़ा है, उसे न खोलना। मैं बंद दरवाजे के सामने मोबाइल फ़ोन कान से लगाए खड़ी हूँ। अब फ़ोन बंद करके रख रही हूँ। फ़ोन बंद हो गया। वो रिसीवर को क्रैडल पर पटक कर बोला, वो हमारे इस बंद दरवाजे के सामने खड़ी है। एक ने पूछा, कौन खड़ी है? तुम किससे बातें कर रहे हो? हुस्ना से। तुम्हारा दिमाग चल गया? तुम तो उसे गोली मार चुके हो। हाँ, वो तो मर गई थी। वो जिंदा नहीं हो सकती। वो मर चुकी है। वो बंद दरवाजे के बाहर नहीं है। तूने तो अपने साथियों को फ़ोन किया था। हाँ, मगर हुस्ना से लाइन मिल गई। फिर वही हुस्ना। अबे, वो मर चुकी है। क्या तूने उसकी लाश नहीं देखी थी? उसके दिमाग में बात आई, लाश से बाहर खड़ी है। उसने साथियों से यही कहा। एक ने उठते हुए कहा, गार्सन, एक ही पैग में तुझे चढ़ गई। ले देख, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। उसने तेज़ी से चलते हुए आकर दरवाज़ा खोला, फिर ठिठक गया। गार्सन उछलकर खड़ा होकर बोला, हुस्ना, तुम तो मर चुकी थी। वो दरवाज़ा खोलने वाले के मुंह पर एक गुंसा मारती हुई अंदर आई। गुंसा खाने वाला पीछे लड़खड़ाता हुआ गया। वो नफरत से बोली, गार्सन, हुस्ना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे और ड्राइवर को कत्ल करके तुम लोगों ने क्या हासिल किया? वो तीनों फ़ौरन रिवॉल्वर और शॉटगन वगैरह निकाल कर अपनी हिफाजत के लिए खड़े हो गए। वो बोली, मैं सोनिया हूँ। हुस्ना बनकर लबनान जाने से पहले इंतकाम लेने आई हूँ। उस एक बेचारी के बदले तुम्हारे 2 साथी मारे गए। यहाँ तुम तीनों मारे जाओगे। अभी एयरपोर्ट पर जितने जासूस होंगे वो भी हराम मौत मरेंगे। वो बारी बारी एक एक के दिमाग में गई। तीनों ने अपने हथियार दूर फेंक दिए, फिर घबरा कर दूर फेंके हुए हथियारों को देखने लगे। वो एक कुर्सी पर आकर बैठती हुई बोली, आओ अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाओ। वो तीनों उस पर अचानक झपटा मारना चाहते थे। उन्होंने फिर यही किया, लेकिन उनमें से एक ने दूसरे की टांग पर टांग मारी और तीसरे के मुंह पर एक उल्टा हाथ मारकर खुद दौड़ते हुए जाकर सामने वाली दीवार से अपने सर को टकरा दिया। फिर तकलीफ से चीख कर गिर पड़ा। जिसके मुंह पर हाथ पड़ा था उसने फ़ौरन संभल कर अपनी जेब से चाकू निकालकर खोलते हुए सोनिया की तरफ छलांग लगाई, लेकिन ज़मीन पर गिरे हुए 2 साथियों में से एक पर गिरते हुए चाकू उसके सीने में उतार दिया। मैं आराम से बैठने को बोल रही हूँ और तुम मस्तियाँ कर रहे हो। आखिर एक की जान ले ली। कम ऑन, इस चाकू से लहू साफ़ करो और मुझे दो। वो जिसके दिमाग में थी उसने लहू साफ करके खुले हुए चाकू को अपनी दोनों हथेलियों पर रखकर सर झुकाते हुए पेश किया। फिर अपने जिंदा साथी की गर्दन पकड़कर बोला, मैडम ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा है, आओ बैठो। वो दोनों मेज़ के दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गई। सोनिया ने खुले हुए चाकू को उनके सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे सामने फ़ोन रखा हुआ है। गार्सन, तुम्हारा ताल्लुक रूस से है। अपने आला अफसर से फ़ोन पर बात करो। वो यहाँ नहीं, मास्को में है। मैं तुम्हें मास्को जाने नहीं, फ़ोन पर बात करने को कह रही हूँ। हरी अप, देर ना करो। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। सोनिया ने दूसरे से कहा, फ्रांस में जितने जासूस हैं उनके नाम और पते याद करो। वो याद नहीं करना चाहता था, लेकिन सोनिया उसके दिमाग में थी। उससे दूसरे का ताल्लुक अमेरिका से था। उसने सोनिया से मोबाइल लेकर
अपने एक एक साथी जासूस से रब्ता किया और कहा, मौत सर पर मंडला रही है, बेहतर है खुदकुशी कर लो। हमारे बड़ों को वार्निंग दी गई थी कि बाबा साहब के दायरे के आसपास और पूरे फ्रांस में किसी जासूस का वजूद नहीं होना चाहिए। अब हमारे बड़े हमें नहीं बचा सकेंगे। वो मोबाइल के ज़रिए जिससे भी रब्ता करता रहा। सानी उससे दुश्मन जासूस को खुदकुशी पर मजबूर करती रही। गार्सन रिसीवर कान से लगाए अपने साथी जासूस से बारी बारी रब्ता करता रहा और सोनिया उन्हें खुदकुशी पर मजबूर करती रही। फिर उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए फ्रांस की फ़ौज के आला अफसर से कहा, हमने कहा था कि किसी फ्रांसीसी जासूस को हमारी ताक में नहीं रहना चाहिए। तुमने बात मान ली, लेकिन राजदारी से अमरीकी और रूसी सुराग रसानों का यहाँ जाल बिछा दिया। मैडम, अमरीका और रूस ने अपने मकासद के लिए भेजा होगा। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तुम अनजान बने रहो, मगर हमारी तरफ से उन दोनों ममालिक तक ये खुशखबरी पहुंचा दो कि अब उनका कोई जासूस फ्रांस में ज़िंदा नहीं है। अगर कोई किसी तरह बच गया होगा तो वो फ़रार हो जाएगा या मारा जाएगा। मैं अभी उन्हें ये बता रहा हूँ, मगर हमसे तो कोई शिकायत नहीं है। ये सवाल ना करो। इस बात पर गौर करो कि अमेरिका को सैटेलाइट के ज़रिए बाबा साहब के दायरे के अंदरूनी हिस्सों की जासूसी करने में नाकामी हो रही है, तो तुम सब ज़मीन पर रहकर किस तरह हमारे खिलाफ जासूसी करोगे? सिर्फ आज अमेरिका और रूस के 32 जासूस मारे गए हैं। वो मरने वाले बाहर से आए थे, मगर तुम्हारी म्यूनसिपैलिटी वाले उनकी लाशें उठाएंगे। सोनिया की ख्याल ख्वानी के दौरान गार्सन और उसके साथी ने कई बार सामने रखे हुए चाकू को उठाने की कोशिशें की, लेकिन सानी ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। फिर अचानक ही गार्सन ने झपट कर चाकू को उठाया, फिर माहिर चाकूबाज के अंदाज में हाथ घुमाकर अपने साथी के सीने में पैवस्त कर दिया। सोनिया ने कहा, कुत्ते की दुम हो, कभी सीधे नहीं होगे। मैं हुस्ना के ये पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात लेने आई थी। उसने मेज़ पर से अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठाकर कहा, तुम अपनी ज़रूरत का चाकू पकड़े रहो, तुम्हारे काम आएगा। मैं जा रही हूँ। वो जाने लगी। गार्सन ने चीख कर कहा, नहीं, मैं ये चाकू नहीं पकड़ूंगा, इसे फेंक दूंगा। मैं इसे फेंक रहा हूँ, तुम सुन रही हो? सोनिया अपार्टमेंट से बाहर आ गई। उसने बाहर से गार्सन की चीख सुनी, फिर अपनी कार में बैठकर ड्राइव करती हुई बोली, सानी, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, मेरे ज़रूरी सामान का बैग वहाँ पहुँचा दो। अमेरिका, रूस और फ्रांस के दरमियान हॉटलाइन पर गुफ्तगू हो रही थी। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि उन सबके सुराग रसानों को बड़ी तादाद में ऐसे हलाक किया गया है जैसे कत्लेआम किया गया हो। हमने बाबा साहब के दायरे पर मुत्तहिद होकर हमले करने की साजिश की। यही हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। अब वो फ्रांस और आसपास के मुल्कों में हमारे जासूसी इदारों को कायम नहीं रहने देंगे। उन्होंने इदारे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम से रब्ता किया और कहा, हमारे जासूस फ्रांस में नहीं थे, बाबा साहब के दायरे से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर थे, लेकिन मैडम सोनिया ने उन्हें इतनी बड़ी तादाद में हलाक किया है जैसे कत्लेआम किया हो। खलील बिन मुकर्रम ने कहा, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि फ्रांस में आपके जासूस बड़ी तादाद में रहते हैं? आप हमारी बात पकड़ रहे हैं। हमारे नहायत अहम सुराग रसानों की हलाकत पर गुफ्तगू करें। पिछली बार हमारे इदारे पर तबाहकुन हमले करने की हमाकत आप लोगों ने की और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इसके बाद आप लोगों से गुफ्तगू या मुज़ाकरात के मौक़े ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारी तरफ से इंतकामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नताइज का इंतज़ार करें। खलील बिन मुकर्रम ने फ़ोन बंद कर दिया। अमरीकी आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ ने दोबारा रब्ता करना चाहा। पता चला उनके खसूसी राब्ते वाले फ़ोन को काट दिया गया है। चीफ ने फ़ोन के ज़रिए ब्रेन आदम से पूछा, पता है आपके और लबनान के पड़ोसी मुल्क शाम में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फरहाद अली तैमूर दमिश्क पहुंचा हुआ है। उसने एक रात में हमारे 18 जासूस हलाक कर दिए। हमारी खुफिया एजेंसी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। शाह को और वहाँ के अवाम को यह समझाने की राह दिखा रहे कि इस मुल्क में अमरीका के हिफाजती इंतजामात के बावजूद अमन अमान कायम नहीं रहेगा। सिर्फ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद से और बाबा साहब के दायरे से मिलने वाली ज़मानत से वो मुल्क इतना महफूज रहेगा कि ना अमरीका उसे नुकसान पहुंचा सकेगा और ना एटमी ताकत रखने वाला इसराइल उसे खौफजदा कर सकेगा। ब्रेन आदम ने कहा, यह तो होना ही था। मैं सोच रहा था कि हमने बाबा साहब के दायरे के खिलाफ जो साजिशें की थी उसके जवाब में उन्होंने हमारे हाथों एक दूसरे के फौजी अड्डों को तबाह करके इंतकाम लिया है, लेकिन अब हमें मान लेना चाहिए कि उन्होंने इंतकामी कार्रवाई नहीं की थी। हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें हमला करने का मौका दिया था। कार्रवाई तो अब शुरू हुई है। ये हम सब के लिए तशवीश की बात है। सब के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। फरहाद अली तैमूर दमिश्क में नहीं, हमारे सर पर आ बैठा है। मिस्टर आदम, आप तनहा नहीं हैं। तमाम बड़े ममालिक आपके साथ हैं। मैं आज ही शाम को तमाम ममालिक का इजलास तलब करता हूँ। तलब करें। अगर हमारी सलामती की ठोस तदाबीर होंगी तो ठीक है, वरना कल हम उर्दन के जुनूब मगरबी हिस्से से अपनी फ़ौजें वापस बुलाकर शाम के शाह को ये यकीन दिलाएंगे कि इसराइल अपने पड़ोसी इस्लामी मुल्क का दोस्त है। मिस्टर आदम, आप ऐसी बातें न करें। हमने इसराइल को एटमी कुव्वत बनाया है और आप हमारे खिलाफ कदम उठाने की धमकी दे रहे हैं। गोली जब तक बंदूक में है धमकी है, बंदूक से निकल जाए तो मौत बन जाती है। हम अपनी सलामती के लिए टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज से नहीं टकराएंगे। बेहतर है आप तमाम बड़े ममालिक के साथ हमारी सलामती की ज़मानत दें। अमेरिका के कई अकाबरीन बड़े ममालिक से फ़र्दन रब्ता करके कहने लगे, फरहाद इसराइल के पड़ोसी मुल्क में तखरीबी कार्रवाइयाँ शुरू करके हमारी ताकत की नफ़ी कर रहे।
हमें यह समझ लेना चाहिए कि फरहाद सिर्फ एक मुल्क में नहीं आया। सोनिया, सानी, सलमान, पारस और पोरस हमारे ज़ेर असर रहने वाले ममालिक में आइंदा हमारे खिलाफ अमली तौर पर कार्रवाइयाँ करेंगे। हमारे तमाम सफ़ीरों को वाशिंगटन में आज शाम यकजा होकर जल्द से जल्द ऐसी तदाबीर करना चाहिए जिन पर अमल करके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को इस्लामी ममालिक से जाने पर मजबूर कर दिया जाए। हमारी इंटेलिजेंस और तमाम प्लान मेकर इस सिलसिले में मसरूफ़ हैं। अमरीका और तमाम बड़े ममालिक के लिए हम चैलेंज बन गए थे। वो तशवीश में मुब्तला भी थे और ये खुद एतमादी भी थी कि वो हमारी इंतकामी कार्रवाइयों का तोड़ कर सकेंगे। सोनिया एयरपोर्ट पर थी। सानी उसके ज़रूरी सामान का बैग ले आई। सोनिया ने पूछा, अली मामा के साथ आ गया है? जी हाँ, वो दोनों महरोज़ को लेकर इदारे में हेलीकॉप्टर के ज़रिए आए हैं। तुम इदारे में जाओगी या यहाँ कॉटेज में रहोगी? अली और फहमी यहाँ रहे हैं। मैं यहाँ एक दिन एक रात रहूँगी, कल इदारे में चली जाऊँगी। सोनिया ने मुस्कुराकर पूछा, पारस के बगैर दिल नहीं लग रहा है? वो भी मुस्कुराकर बोली, हाँ ये तो हकीकत है। वैसे जनाब तबरेज़ी की भी हदायत है। तो फिर कोई ख़ास बात है? आपके लिए भी एक हदायत है। अपना ये बैग लेकर वॉशरूम में जाएं और इसे खोलें। सोनिया बैग लेकर खड़ी हो गई। सानी ने कहा, जब तक आप वापस आएंगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, दूर से आपको देखकर चली जाऊँगी। विश यू गुड लक। सोनिया उसे मुसाफिर करके वॉशरूम की तरफ चली गई। सानी दूर एक मैगजीन स्टॉल के पास आकर एक रसाला खोलकर देखती हुई बोली, मामा आप बैग खोलकर देख चुकी हैं। इस सामान को कैसे एडजस्ट करेंगी? ये तो मैं कर ही लूँगी, मगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? मैं इसी लिबास और मेकअप में रहती मगर कुबड़ी बन जाती। मैं भी यही कर रही हूँ। सानी ने रिसाला रखकर एक अखबार को उठाकर पढ़ा। उसके पहले सफ़े पर एक सब हेडलाइन लिखी हुई थी, दमिश्क में पहली बार बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी। मुख्तसर सी खबर यह थी कि एक रात में 18 अफराद को कत्ल किया गया। कत्ल होने वालों में 13 अमरीकी थे और 5 मुकामी बाशिंदे जो मुख्तलिफ अमरीकी कंपनियों में मुलाजमतें करते थे। इतनी बड़ी खबर को सैटेलाइट और टीवी के ज़रिए नशर नहीं किया गया। बड़े ममालिक के बेशतर अखबारात ने भी इस खबर को शाया नहीं किया। इस राजदारी की वजह सिर्फ यही हो सकती थी कि अमरीका के ज़ेर असर रहने वाले ममालिक में कभी दहशतगर्दी और तकरीबकारी नहीं हुई। दमिश्क में होने वाली दहशतगर्दी के बायस अमरीका की बरतरी और हिफाजती इंतजामात पर हरफ आएगा। याद रहे कि अब से पहले अमरीका, रूस, जर्मनी और फ्रांस वगैरह के फौजी अड्डों पर ज़बरदस्त हमले हुए थे। बड़े ममालिक ऐसी तकरीबकारी को छुपाने के बावजूद ना छुपा पाए थे। हमारे अखबार ने दमिश्क में होने वाली दहशतगर्दी की खबर सबसे पहले शाया की है। आइंदा 2-4 दिनों में हमारी शाया करदा खबर की तस्दीक हो जाएगी। सानी अखबार पढ़ने में वक्त गुजार रही थी। उसने अखबार की कीमत अदा करके एक तरफ देखा। सोनिया कुबड़ी दिखाई दे रही थी। उसका लिबास और मेकअप वही था। वो अपने हाथ में बैग पकड़े हुए थी। सानी ने कहा, मामा आपका कुबड़ापन परफेक्ट है। आप चेकिंग के मरहले से गुजरे, मैं मौजूद रहूँगी। सोनिया अंदर गई, अपना बैग चेक कराया, बोर्डिंग कार्ड हासिल किया। लेडीज़ को चेक करने के लिए कैबिन था। उस कैबिन में 2 खातून एहलकारों ने सोनिया के लिबास को चेक किया। दोनों के दिमागों में सोनिया और सानी थी। उन्होंने चेक करने वालियों को यह समझने का मौका नहीं दिया कि वो कुबड़ापन मसनूई है। इस तरह वो चेकिंग के मरहले से गुजर गई। जब फ़्लाइट की परवाज़ का ऐलान हुआ तो वो वेटिंग रूम से निकलकर एक कॉरिडोर से गुजरती हुई तैयारी में आकर अपनी सीट पर बैठ गई। परवाज़ के वक्त मुसाफिर बहुत कम थे। मुसाफिरों में इसके अलावा 2 औरतें और 10 मर्द थे। उसकी छठी हिस्स ने कहा, खतरा है। त्यारे में एक भी एयर होस्टेस नज़र नहीं आ रही थी। उसने अपने साथ बैठी हुई एक सेहतमंद जवान औरत से पूछा, आज क्या बात है कि जहाज़ तकरीबन खाली खाली ही नज़र आ रहे हैं? वो मुसाफिर औरत बोली, जहाज़ की परवाज़ हमवार हो चुकी है, सीट बेल्ट खोल लेना चाहिए। सोनिया ने सीट बेल्ट खोलकर कहा, एक भी होस्टेस नज़र नहीं आ रही है। उसने होस्टेस को बुलाने के लिए ऊपर लगे बटन को दबाया। उसी वक्त स्पीकर से आवाज़ उभरने लगी, हेलो सोनिया, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ और मेरी आवाज़ का टेप चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस त्यारे में तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो ताकि तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले सिर्फ मेरे दिमाग में आ सकें। बाकी यहाँ एक औरत और 10 मर्द सब गूंगे रहेंगे। तुम में से कोई हमारे आदमियों के दिमागों में नहीं आ सकेगा। हत्ता कि जहाज़ का पायलट और को पायलट भी गूंगे रहेंगे। तुम सोचने और अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को अपनी मदद के लिए बुलाने की कितनी मोहलत चाहती हो। हम देखना चाहते हैं कि वो सब तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारी इबरतनाक मौत का तमाशा देखें। तुमने और फरहाद ने हद कर दी। तकरीबन 25 बरसों से जब भी तुम दोनों पर जानलेवा हमले हुए तुम बचते रहे। लिहाजा तुम्हारे लिए ऐसा पिंजरा तैयार किया है जो ज़मीन पर है ना आसमान पर। ना कोई जिस्मानी तौर पर उड़कर यहाँ आ सकता है, ना ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हें बचा सकते हैं। अब तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। सोनिया अपनी जगह से उठती हुई बोली, एक सवाल का जवाब दो। ये कैसे मालूम हुआ कि मैं सोनिया हूँ? क्या तुम सब इस वक्त धोखा नहीं खा रहे हो? वो बोलती हुई कितारों की दरमियानी राहदारी में आ गई। उसके साथ एक औरत और 10 मर्दों ने रिवॉल्वर, टीटी और शॉटगन हाथों में लेकर उसे निशाने पर रखा। उसके पास बैठी हुई औरत ने उठकर कहा, हमने पूरी तरह तस्दीक की है। पता नहीं तुम्हें फरहाद ने बताया है या नहीं कि हमारे पास एक आखिरी टेलीपैथी जानने वाला बड़ी राजदारी से रूपोश रहता है। पिछली रात उसे पूरा यकीन था कि वो सफ़िया मोरीना के ज़रिए फरहाद को हलाक कर सकेगा, लेकिन हमेशा की तरह वो बच निकला। मेरे बारे में बोलो। तुमने गार्सन से हुस्ना का पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात लिए थे। हमारे टेलीपैथी जानने वालों को मालूम हुआ था कि
तुमने ये लिबास पहना है और इस मेकअप में तुम्हारी ठोड़ी पर हुस्ना की तरह एक तिल है। जब तुम अपार्टमेंट से बाहर आई तो गार्सन ने बरामदे में आकर खुद को चाकू से हलाक किया। उसने दम तोड़ने से पहले सुना तुम कह रही थी कि तुम्हारा सफरी बैग एयरपोर्ट लाया जाए। मरने वाले गार्सन की आखिरी सांसों में हमारे टेलीपैथी जानने वाले ने यह बात सुन ली थी। उसी के मुताबिक हम तुम्हें इस परवाज़ करते हुए पिंजरे में ले आए। और हाँ, जब एयरपोर्ट पहुंची तो बिल्कुल सीधी और स्मार्ट थी। जब वॉशरूम से वापस आई तो कुबड़ी बन गई। लिबास और मेकअप तब्दील नहीं किया। इसका मतलब है तुमने मसनूई कोबड़ में अपने बचाव का ज़रूरी सामान छुपा कर रखे है। सोनिया ने कहा, मैं तस्लीम करती हूँ, तुम लोगों ने बहुत मोहतात रहकर बड़ी ठोस मालूमात हासिल की हैं और इस कोबड़ में वाकई मेरे बचाव का सामान है। लेकिन मैं इतने गन वालों के निरगे में हूँ कि अपने कोबड़ से बचाव का कोई सामान नहीं निकाल सकूंगी। तुम हमसे बातें कर रही हो लेकिन अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को नहीं बुला रही हो। कम अज़ कम अपने फरहाद को तो बुला लो, उसके साथ तमाम उम्र गुजारिए, वो तुम्हें दम तोड़ता देख लेगा। मेरे ज़हन में जो सवालात उभर रहे हैं, पहले मैं उसके जवाबात मालूम कर लूँ। ये मुसाफिर बरदार तैयार है, इसके तमाम मुसाफिर कहाँ चले गए? ऐसी एक मुसाफिर बरदार जहाज़ में उन तमाम मुसाफिरों को बड़ी राजदारी से ट्रांसफ़र किया गया है। वाकई ऐसी राजदारी से हम बेखबर रहे। अब तुम सबके सोचने की बारी है, मुझ पर फायरिंग करते वक्त कितनी गोलियां ज़ाया होंगी, क्योंकि मैं किसी बेजान पुतले की तरह गोलियां खाने के लिए एक जगह खड़ी नहीं रहूँगी। जितनी गोलियां ज़ाया होंगी वो जहाज़ में सुराख करेंगी और जहाज़ का तवाज़न बरकरार नहीं रहेगा, परवाज़ नाहमवार होगी। तुम ये कहना चाहती हो कि ऐसी हालत में जहाज़ तबाह होगा और हम भी मारे जाएंगे? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, हम सब फौजी हैं। हुकूमत से हमारा मुआहदा है कि हम जान पर खेल जाएंगे, तो हमारे बाल बच्चों को हर माह $50,000 अदा किए जाएंगे। मुख्तसर ये कि तुम्हारे साथ हम भी मरने आए हैं। सोनिया उस बोलने वाली के दिमाग में थी। वो बोलती हुई सोनिया के सामने आई। उसने उसे खींचकर अपने सामने ढाल बनाकर कहा, कम ऑन, मैं वही खेलूंगी जिसका मुआहदा तुमने अपनी हुकूमत से किया है। वो शिकंजे में आने वाली बोली, सोनिया तुम हमाकत कर रही हो। जब हमें मरना ही है तो मेरे ये साथी पहले मुझे गोलियां मारेंगे, फिर किसे ढाल बनाओगी? उसकी बातों के दौरान में सोनिया पीछे चलती हुई एमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे पर आई। हंगामी हालात में वहाँ लिखी हुई हदायत के मुताबिक कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है। सोनिया ने एक हाथ से उस औरत को दबोच रखा था। उसने दूसरे हाथ का जोर लगाकर एक बड़े दायरा नुमा हैंडल को घुमाया। सब हंसने लगे। उसके शिकंजे में रहने वाली ने कहा, यह क्या हमाकत कर रही हो? यह जहाज़ 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा है। क्या बाहर छलांग लगाकर खुदकुशी करना चाहती हो? उसकी बात खत्म होते ही सब ने तड़ातड़ गोलियां चलाईं। वो गोलियां ढाल बनने वाली को लग रही थी। दूसरी तरफ एमरजेंसी एग्जिट डोर खुल गया। सोनिया ने बैग से रिवॉल्वर निकालते हुए बाहर छलांग लगाई। बाहर गिरते उसने मुतवातिर 6 गोलियां जहाज़ के फ्यूल टैंक की तरफ चलाईं। जहाज़ की तूफानी रफ्तार और सोनिया के गिरने की रफ्तार ऐसी थी कि फ्यूल टैंक में एक ही गोली लगी। इन चंद लम्हात में जहाज़ उससे 2-4 किलोमीटर दूर हो गया, लेकिन टंकी में सुराख हो गया था। दुश्मनों ने जोर लगाकर एमरजेंसी एग्जिट डोर को बंद कर दिया। उसने 40,000 फुट की बुलंदी से नीचे जाते हुए जैकेट को उतार कर फेंका तो कोबड़ की जगह पैराशूट फोल्ड किया हुआ था। उसकी पट्टियां शाने और कमर से बंधी हुई थी। उसने सीने पर से एक हुक को खींचा तो यकबारगी पैराशूट खुलता चला गया। वो गिरने से महफूज हो गई। ज़मीन की तरफ जाने की रफ्तार भी नॉर्मल हो गई। उसने देखा दूर वो जहाज़ डगमगा रहा था। ईंधन की कमी के बायस कहीं जहाज़ को उतारने की जगह नहीं थी। वो काबू से बाहर होते हुए एक पहाड़ी से टकराकर ज़बरदस्त धमाके से पास हो गया। वो आसमान से उतरती हुई ज़मीन की तरफ यूँ आ रही थी जैसे माँ की गोद में पहुँचने वाली हो। इसराइल के शुमाल में समुंदर के साहिल पर कई पहाड़ हैं जिन्हें जबल लबनान कहते हैं। इन पहाड़ों का हामिल वो छोटा सा मुल्क किसी मुनासबत से लबनान कहलाता है। दुश्मनों ने सोनिया को लबनान जाने से रोकने और हलाक कर देने के लिए एक त्यारे में या हवाई पिंजरे में ट्रैप किया था ताकि उसके बच निकलने के लिए उसे कोई ज़मीन ना मिले। लेकिन हकीकत तो इसी एक मिसरे में है कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सोनिया तो बच निकली और वह तमाम दुश्मन उस त्यारे समेत जबल लबनान से टकराकर फना हो गए। त्यारे के हादसे की खबर सारी दुनिया में फैली, लेकिन अमेरिकी अकाबरी ने यह खुशखबरी पहले सुनी कि त्यारे का एक मुसाफिर भी जिंदा न बच सका। उनकी लाशों के इतने टुकड़े हुए कि मरने वालों को पहचाना नहीं जा सकता था। वैसे यकीन हो गया था कि मरने वालों में सोनिया भी होगी। फौज के एक आला अफसर ने कहा, फरहाद और सोनिया ने जैसे क़यामत तक जिंदा रहने के लिए जन्म लिया। हम कई बार उन दोनों की मौत का जश्न मना चुके हैं। इस बार जश्न मनाने से पहले सोनिया की मौत की तस्दीक कर लेना चाहिए। एक हाकिम ने कहा, कोई टेलीपैथी जानने वाला बता सकता है कि उसका दिमाग मुर्दा है या जिंदा? एक आला अफसर ने कहा, वो टेलीपैथी जानने वाला हमारा आखिरी सरमाया है, उसे सिर्फ खास मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। मोरीना दमिश्क में सफ़िया बनकर फरहाद को अपने बहुत ही करीब ले आई थी। हमारे टेलीपैथी जानने वाले ने हर पहलू से तस्दीक की थी कि वही असली फरहाद है। तब उसने मोरीना सफ़िया के ज़रिए उसे कत्ल करना चाहा। उससे पहले ही फरहाद ने उसे कत्ल कर दिया। दूसरे ने कहा, फरहाद और सोनिया इंसान नहीं शैतान है। ये सोचने के लिए हमारा दिमाग काम नहीं करता कि उन्हें किस तरह मौत की आहट सुनाई देती है और वो बच निकलते हैं। अगर मोरीना की जगह हमारा आखिरी टेलीपैथी जानने वाला फरहाद के किसी दाव में आ जाता तो हमारे लिए ये नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होता। एक आला अफसर ने तायद की, अपने टेलीपैथी जानने वाले को आइंदा उस मुल्क में नहीं जाने दिया जाएगा जहां वो दोनों मौजूद रहा करेंगे। अभी किस तरह सोनिया की मौत की तस्दीक की जाए, ये कोई मसला नहीं है।
एल्पा ख्याल ख्वानी के ज़रिए तस्दीक कर सकती है। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए ब्रेन आदम से कहा, हम एल्पा से एक ताउन चाहते हैं। कैसा ताउन? पहले आप एल्पा को अपने दिमाग में बुलाएं, फिर हम उस त्यारे के बारे में बताएंगे जिसका हादसा जबले लबनान पर हुआ है। इत्तफाक से एल्पा मेरे पास है, ये आपके पास पहुंच रही है। फ़ोन का रब्ता ख़त्म हुआ। ब्रेन आदम ने एल्पा से कहा, त्यारे का वो हादसा उन अमरीकियों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा, इसलिए वो तुम्हारा ताउन चाहते हैं। मैं अभी जाकर असल बात मालूम करती हूँ। वो अमरीकी फ़ौज के एक आला अफसर के पास पहुंचकर बोली, मैं हाजिर हूँ, फरमाइए। वो बोला, जो त्यारा हादसे का शिकार हुआ उसमें सोनिया भी थी। क्या आप पूरे यकीन से कह रहे हैं कि सोनिया उसमें सफ़र कर रही थी? हाँ, वो एक लबनानी औरत के बहरूप में लबनान जा रही थी। पहले हमने बड़े ठोस ज़राए से और बड़ी बारीक बीनी से तस्दीक की, इसके बाद बड़ी राजदारी से उस त्यारे में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को दूसरे त्यारे में ट्रांसफ़र कराया। फिर अपने फ़ौजी मर्दों और औरतों को सादे लिबास में उस त्यारे का मुसाफिर बना दिया जिसमें सोनिया सफ़र करने आई थी। क्या वो इतनी नादान है कि उसे सैकड़ों मुसाफिरों के दूसरे त्यारे में मुंतकिल होने का इल्म नहीं हुआ होगा? हमारी प्लानिंग बड़ी ठोस और ज़बरदस्त थी। उस त्यारे में सोनिया को ट्रैप कर लिया गया था। सीधी सी बात है, तुम ख्याल ख्वानी के ज़रिए भी मालूम कर सकती हो कि वो मुर्दा है या जिंदा। इस मामले से हम भी परेशान हैं कि फ़रहाद हमारे पड़ोसी मुल्क में आ गया है और सोनिया दूसरे पड़ोसी मुल्क लबनान आ रही है। मैं अभी मालूम करती हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। सोनिया ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही पूछा, कौन है? मैं एल्पा हूँ। अच्छा, तुम्हारे ज़रिए मेरी ज़िंदगी की नब्ज़ टटोली जा रही है। उन्हें यह खुशखबरी सुना दो कि मैंने उस त्यारे के फ्यूल टैंक में उस वक्त तो सुराख किया जब वो 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था। ओह नो, ये नामुमकिन है। जो तैयारा 40,000 फुट की बुलंदी पर था, उसके फ्यूल टैंक में सुराख करने के बाद आप कैसे बच गईं? ये मुअम्मा समझने का है, समझाने का नहीं। आप जाओ, मैं आपसे ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। सॉरी, अभी मैं एक अनजानी जगह पर हूँ और यहाँ दिमागी तौर पर हाजिर रहना चाहती हूँ। उसने सांस रोक ली। एल्पा ने अमरीकी अफसर के पास आकर कहा, आप हजरात ने सोनिया को कामयाबी से ट्रैप किया था, लेकिन वो टैंक में सुराख करके फ़रार हो गई। लेकिन वो 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करने वाले त्यारे के फ्यूल टैंक में सुराख करके फ़रार हो गई और आपके तमाम सिविल ड्रेस में रहने वाले कमांडोज फना हो गए। ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल मैंने सोनिया से किया था। उसने जवाब में सिर्फ ये कहा कि ये मुअम्मा खुद हल करो और मेरी समझ में एक ही बात आती है कि वो पैराशूट के ज़रिए फ़रार हुई है। क्या हमारे तमाम कमांडोज अंधे थे? क्या उन्होंने सोनिया के पास पैराशूट नहीं देखा होगा? आप जंगी पैराशूट के बारे में ना सोचें। यूरोप और अमेरिका में स्काई फ्लाइंग काइट्स कंपनियां बुलंदी पर परवाज़ करने वाले त्यारों से गोता लगाकर फ़िज़ा में तैरना, फिर ज़मीन पर पहुंचने से पहले काइट्स को खोलकर हिफाजत से उतरना सिखाती हैं। वो काइट्स पैराशूट्स की तरह फैली हुई वज़नी नहीं होती, उन्हें तय करके पुश्त पर बांधा जाता है। फिर भी हमारे कमांडोज ने उसकी पुश्त देखी होगी, उसके लिबास और सामान की तलाशी ली होगी। ऐसी तफसीलात लबनान के पहाड़ पर जाकर मरने वाले कमांडो से पूछी जा सकती हैं। ये मेरा मसला नहीं। मसला ये कि सोनिया कहीं लबनान के करीब है। फ़रहाद की तरह वो भी हमारे एक पड़ोसी मुल्क में आ गई है। मैं जा रही हूँ। वो ब्रेन आदम के पास आकर बोली, बिग ब्रदर, हमारी दुनिया में ऐसी हस्तियाँ हैं जो समझ में नहीं आती, उनमें सोनिया और फ़रहाद हैं। मामला क्या है? एल्पा उस त्यारे में सोनिया को ट्रैप करके ले जाने वाली उतनी ही बातें बता पाई जितने उसने अमरीकी अकाबरीन और सोनिया से सुनी थी। लेकिन हादसे से पहले त्यारे में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। ब्रेन आदम ने कहा, यही बात समझ में आती है कि सोनिया उन कमांडोज पर भारी पड़कर स्काई फ्लाइट काइट के ज़रिए बच निकलने में कामयाब हो गई। बिग ब्रदर, वो जैसे भी बच निकली हो, मुसीबतें हम पर आ रही हैं। त्यारा लबनान के एक पहाड़ से टकरा है, इसका मतलब है सोनिया लबनान पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है। उधर दमिश्क में फ़रहाद है, उसके बाद सानी, पारस, पोरस, फहमी और अली हैं। ये लोग उर्दन और मिस्र वगैरह में पहुंचकर 3 अतराफ से हमें घेर लेंगे। हमारी चौथी तरफ समुंदर है। ब्रेन आदम ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की। हमें बाबा साहब के दायरे के ख़िलाफ़ की जाने वाली साजिशों में शरीक नहीं होना चाहिए था। जनाब तबरेज़ी की हिकमत अमली देखो। उन्होंने सबसे पहले हमें टारगेट बनाया ताकि तमाम इस्लामी ममालिक अमली तौर पर हमारी बेबसी को, हमारे कमज़ोर पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें और उन ममालिक पर हमारा जो रोब और दबदबा है वो ख़त्म हो जाए। एल्पा ने कहा, फ़रहाद के तमाम टेलीपैथी जानने वालों के सामने तमाम बड़े ममालिक की और हमारी एटमी कुव्वत क्या है? कुछ भी नहीं। चंद किलोमीटर तक फैले हुए बाबा साहब के छोटे से इदारे को हम मिटा ना सके। हमारे हमलों ने हमें ही बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। एल्पा, ज़रा गौर करो। अमेरिका, इसराइल, रूस, जर्मनी और फ्रांस के सैकड़ों फौजियों ने अपने अपने मुल्क से ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले किए और ऐसे वक्त सैकड़ों के दिमागों को उलट दिया गया। उन्होंने अपने ही दोस्त ममालिक के फ़ौजी अड्डों को तबाह किया। क्या इससे ज़ाहिर नहीं होता कि बाबा साहब के इदारे में बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले हैं? बेशक, रूहानी टेलीपैथी के अलावा आम टेलीपैथी जानने वालों की तादाद इतनी है जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते। ये मानना होगा कि बाबा साहब का इदारा सुपर पावर बन चुका है और हमें हर हाल में उससे दोस्ताना ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। उनकी तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाने से वो कबूल नहीं करेंगे। मुसलमान जहरीले सांप से दोस्ती कर सकते हैं, यहूदी से कभी नहीं करेंगे। हमें अमली तौर पर ऐसे इक़दामात करने होंगे
जिनसे ये साबित होता रहे कि हम अगर दोस्ती के काबिल नहीं हैं तो हमारी मस्बत अमल के पेश नज़र हमसे दुश्मनी भी ना की जाए। मसलन आप कैसे इक़दामात करेंगे? फरहाद ने दमिश्क में अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटों के अंदर वहाँ से गैर मुल्की चले जाएँ। 18 घंटे गुजर चुके हैं। वहाँ अमरीकी सफारत खाना मौजूद है। मुख्तलिफ़ शोबों में अमरीकी माहिरीन काम कर रहे हैं। हम कल सुबह से पहले अपने यहूदी ताजरों और इंजीनियर्स वगैरह को वापस लाएंगे। वह एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, यह हमारी दोहरी चाल होगी। अमरीका और रूस वगैरह हमसे नाराज़ होंगे। हम कहेंगे पहले हमारी सलामती की ज़मानत दो, वरना हम दूसरे मरहले में लबनान के मशरकी हिस्से से और उर्दन के जनूब मगरबी हिस्सों से अपनी फ़ौज वापस बुला लेंगे। एक तरफ हम बाबा साहब के इदारे वालों की नाराज़गी कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ अपनी सलामती के लिए अमरीका वगैरह से मुकम्मल यकीनी ठोस ज़मानत हासिल करेंगे। एल्पा ने कहा, अपनी हिकमत अमली हमारे यहूदी अकाबरीन में से किसी को ना बताई जाए, वरना मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों से हमारी दोहरी पॉलिसियों को समझ लेंगे। तुम हमारी एक ही टेलीपैथी जानने वाली हो। अपने यहूदी अकाबरीन से सख्ती से पेश आओ। अगर तुम्हारे किसी फ़ैसले पर कोई एतराज़ करे तो साफ कह दो कि एतराज़ करने वाले को उसके ओहदे से हटा दिया जाए, वरना तुम इसराइल को टेलीपैथी के बगैर यतीम छोड़कर चली जाओगी। दोनों ने इस फैसले के मुताबिक इसराइली अकाबरीन से मशवरे किए। फिर एल्पा ने शामी वफ़ादार से कहा, मैं भी फरहाद अली तैमूर की बहू थी, अब नहीं रही, लेकिन हमेशा उनकी इज़्ज़त और एहतराम करती रहूँगी। उनका कोई हुक्म हो या हदायत मैं सर झुकाकर अमल करूँगी। कल सुबह तक वहाँ जितने यहूदी ताजिर, इंजीनियर्स और माहिरीन हैं, उन्हें कल सुबह तक वापस बुला लिया जाए। आइंदा भी एक पड़ोसी मुल्क के सरबराह की हैसियत से आप जब भी हमारी खिदमत चाहेंगे हम फ़ौरन ताउन करेंगे। चंद अमरीकी जासूस बड़ी राजदारी से दमिश्क में आ गए थे और दोबारा खुफिया एजेंसी के लिए राहें हमवार करना चाहते थे। उन्होंने अपने अकाबरीन को रिपोर्ट दी कि इसराइल सुलहजुई की तरफ माइल है। उसने सुबह होने से पहले ही तमाम यहूदियों को पूरे शाम से वापस बुला लिया है।